Hello everyone, welcome to Genius Brain YouTube channel. In this video, we are covering important terms needed for solving comparing quantities exercise 8. So let us start. यह जो वीडियो है स्पेशली एक्सरसाइज 8.3 जो है 8.3 को सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो फार्मूलाज है, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने बनाया है, ताकि आपको बहुत ही छोटे से छोटे तरीके में, यानी आपका ज़्यादा समय भी ना ले और आपको एक बार में याद हो जाए। इस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। तो चलिए देखते हैं कि देखिए जब 8.3 को सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म इसमें आता है द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नॉन एज कॉस्ट प्राइस, यानी कोई भी सामान आपने खरीदा उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वही क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस। इट इज़ रिटेन इन शॉर्ट एज CP, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, CP। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक सामान खरीदा, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए आपने एक बुक खरीदा 250 रुपीज़ की, ठीक है, तो उसकी 250 रुपीज़ क्या होगी, CP होगी, कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। अगला टर्म देखते हैं, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड, वो प्राइस जिसमें उस आइटम को सोल्ड कर दिया जाता है, इज नॉन एज इट्स सेलिंग प्राइस, यानी आपने 250 रुपये में किताब खरीदी और उसको 300 रुपये में बेच दी, उसको क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। और इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में क्या कहते हैं, SP। ये टर्म याद रखिएगा ताकि आपको SP, मान लीजिए हमने इसको बेचा ₹300 में। अब देखिए इसका अगला फार्मूला देखिए, हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया ताकि आपको लेंदी ना लगे चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर जाने से बच्चे समझते हैं कि काफ़ी कठिन चैप्टर है, ये समझना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं। इसको देखिए, इफ़ SP इज ग्रेटर देन CP, यानी सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, देन प्रॉफिट इज मेड। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 300 रुपये है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 250 रुपये है। तो क्या करें, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट मेड होगा, SP इज ग्रेटर देन CP। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें से अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या है 300, कॉस्ट प्राइस क्या है 250, तो हमारा कितना आ जाएगा, ₹50। ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इफ़ CP इज इक्वल टू SP देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। मान लीजिए 250 रुपये में आपने किताब खरीदा, उसको 250 में बेच दिया, तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। इफ़ SP इज लेस देन CP, ठीक है, लॉस इज मेड, तो क्या होता है, लॉस होता है, लॉस इज मेड। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मान लीजिए कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था बुक का 250 रुपीज़, और उसको हमने कितना बेच दिया, मान लीजिए 150 रुपीज़ में बेच दिया, तो हमारा लॉस कितना होगा, लॉस इज क्या, लॉस कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। यही कह रहा है, अगर SP सेलिंग प्राइस जो है कम हो कॉस्ट प्राइस से, यानी जितना में आपने खरीदा उससे कम में बेच दिया तो लॉस होगा, नेचुरल बात है। मान लीजिए आपने 2 रुपये का टॉफी कर 1 रुपये में बेच दिया तो आपका 1 रुपये का लॉस हो गया, वही चीज़ है। अब देखिए इसका ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक याद रख लेंगे तो बाकी सारा प्रॉब्लम इसी दो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। एक ही है दोनों, ठीक है, कैसे बता रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट को मान लीजिए हम P मान लेते हैं, ठीक है, तो परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, P% इज इक्वल टू P यानी प्रॉफिट बाय CP यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी प्रॉफिट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो आप CP भी निकाल सकते हैं, यानी इस 3 टर्म में कोई 2 टर्म दिया हो तो 1 टर्म आप निकाल सकते हैं। अब देखिए लॉस परसेंट को देखिए, एक ही फॉर्मूला देखिए मैं क्यों बोल रहा था। यहाँ पे प्रॉफिट के यहाँ पे L कर दीजिए, लॉस को हम L से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और परसेंट तो परसेंट ही रहेगा, इज इक्वल टू लॉस को हमने L से डिनोट किया तो L बाई CP इंटू 100। तो देखिए जो प्रॉफिट परसेंट के लिए फार्मूला है वही लॉस परसेंट के लिए फार्मूला है, फर्क सिर्फ कितना है, P के जगह पे प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो गया। समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे देखिए स्क्रिप्टर में क्या है। अब यहाँ से प्रॉफिट लॉस का तो खत्म हो गया, अब आता है इसमें सिंपल इंटरेस्ट। इसी चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्म्स है जो आपको समझ लेने चाहिए। देखिए मैंने बोला ना, वो काफ़ी शॉर्ट में बनाया है। द प्रिंसिपल P मीन्स बोरोड मनी। मान लीजिए कि अब प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से 200 रुपीज़ उधार लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल कहलाएगा। ये आपने किसी दोस्त से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, जो पैसे लिए उधार, वो क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोवर, क्या कह रहा है, देखिए दूसरा टर्म समझने की चीज़ है। जो एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोवर फॉर यूजिंग बोरोड मनी फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने 200 रुपये लिया, कहा कि भाई मुझे 1 साल के लिए दो, 1 साल के बाद मैं तुमको 250 रुपये दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, एक्स्ट्रा मनी पेड, 200 का आपने कितना पेड किया, 250 किया। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोवर, आपने 200 लिया था, 250 पेड किया, फॉर यूजिंग बोरोड मनी
जो आपने पैसा लिया 200 रुपये, उसको कहीं ना कहीं आपने यूज़ किया, खर्च किया। तो उस खर्च करने के लिए जो पैसा लिया, दूसरे से उधार लिया, उसके बदले में आपने जो ज़्यादा पैसा दिया एक निश्चित समय के लिए, मान लो 1 साल के लिए कहा तो 1 साल के लिए आपने 50 रुपये ज़्यादा दिए, 250 रुपये दिए, तो उसको क्या कहलाएगा, वो इंटरेस्ट कहलाएगा बच्चों। एक पर्टिकुलर टाइम में जितना रुपया आपने लिया और उसके लिए जितने ज़्यादा पैसे दिए, वो जो ज़्यादा पैसे दिए वही इंटरेस्ट कहलाता है। समझ में आ रहा होगा। तो मान लीजिए कि आपने इंटरेस्ट यहाँ पे दे दिया ₹50। इसका अगला टर्म को समझिए, ये मैथ्स करने में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। द पीरियड फॉर व्हिच यानी व्हिच मनी इज बोरोड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मैंने बताया था 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितना के लिए लीजिए। तो मान लीजिए आपने 2 साल के लिए तो 2, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 2 ईयर्स हो गया। फिर 3 साल के लिए तो 3 ईयर्स हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड टी किस चीज़ में आता है, मंथ्स में आएगा या ईयर्स में आएगा। आप 6 महीने के लिए भी ले सकते हैं, 6 साल के लिए भी ले सकते हैं। टाइम पीरियड्स क्या चीज़ में, हमेशा किस में आएगा, वो मंथ में आएगा या ईयर में आएगा। टू डिटरमाइन इंटरेस्ट टू बी पेड वी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टू डिटरमाइन इंटरेस्ट टू बी पेड वी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना परसेंट ले रहे हैं, उसको बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये लिया, किसी से एग्जाम्पल चेंज करते हैं, 100 रुपये लिया आपने, तो उसमें आपने 5 रुपये दिया, 1 साल के बाद आपने 105 रुपये रिटर्न किया, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 5 रुपीज़ हुआ। तो 5 रुपये क्या हो गया, वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली गिवन इन परसेंट पर ईयर। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन पे में, कैसे रहेगा, मान लीजिए रेट है आर, इसको से हम डिनोट कर रहे हैं, मान लीजिए 12% PA पर annum लिखा रहेगा। ये दिया परसेंट पर ईयर कहिए या पर annum कहिए, पर ईयर कोई पर annum भी बोला जाता है। एकदम सिंपल चीज़ हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप समझ गए, कितने के लिए जो पैसा लिया आपने उसके लिए 1 साल में कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया, वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए इसके आगे देखिए, ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹P, प्रिंसिपल कितना है, P रुपीज़ है, रेट कितना है इंटरेस्ट, R% ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। द इंटरेस्ट आई पेड, इंटरेस्ट कितना पेड करेंगे फॉर T ईयर्स। तो हमें क्या केस में दिया हुआ है, रुपीज़ प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। ये जो आई है क्या है, इंटरेस्ट है, ये जो T है वो क्या है, टाइम है, T ईयर्स। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा, देखिए इंटरेस्ट इजकल टू, इंटरेस्ट अगर आई है तो क्या है, P इंटू R इंटू T/100, ये आपका इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया। इसी एक फार्मूले से सारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यानी यहाँ पे कितनी अननोन क्वांटिटीज है, एक तो आई हो गया, PRT यानी इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, यानी इन 4 क्वांटिटीज में से अगर 3 दी हुई हैं तो एक का पता लगाना है। वो प्रिंसिपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आए इसी पे आधारित रहेगा, यानी किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके 3 दिया हुआ रहेगा, एक आपको पता लगाना है। ओके, लास्ट टर्म इसका है वो देख लीजिए। द टोटल मनी पेड अलोंग विथ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज कॉल्ड अमाउंट ए, यानी अमाउंट किसको बोलेंगे, अमाउंट इजकल टू P + I। अपने फ्रेंड से सपोज 200 रुपये लिया, तो 200 जो रुपये लिया वो क्या हो गया, वो हो गया प्रिंसिपल P, और उसको 1 साल के बाद मान लीजिए आपने 20% के हिसाब से लिया, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये का कितना 20 रुपये आपने दिया, तो 200 रुपये का कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। तो नेट आपने कितना पैसा दिया उसको, अब रिटर्न कितना करेंगे उसको, 240 करेंगे, उसी को बोला जाता है अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 + 40, ये हो गया अमाउंट, एंड 240 रुपीज़ अमाउंट हो गया। तो बच्चों ये रहा इसका थ्योरी पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़रूर, और एक्सरसाइज 8.3 को देखिए, तो और भी जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा।